तो कैसे हो भाई लोगों। उम्मीद होगी आप अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल टाइगर एजुकेशन पर। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इसके अलावा जो मेरे भाई जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। ये दोस्तों एग्रोनॉमी में ये मृदा विज्ञान का टॉपिक है। आज हम मृदा विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे और किस किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मृदा क्या है। मृदा क्या है उसके बारे में, मृदा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, उसके बारे में। टॉपिक नंबर 3 मृदा की जो परिभाषा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा मृदा विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, किस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो मृदा का संगठन है, मृदा का निर्माण किन किन अवयवों से मिलकर बना है, मृदा संगठन में कौन कौन से कारक हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज हम इन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों मृदा विज्ञान की। दोस्तों मृदा विज्ञान में अगर बात करें हम मृदा की, आपको याद रखना है जो मृदा शब्द है, ये मृदा शब्द सबसे पहले तो कौन सी भाषा का शब्द है आपको बताना है। मृदा शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों ये जो शब्द है ये है आपके लैटिन भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का आपको याद रखना है। लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से मिलकर है? तो ये दोस्तों सोलम, जो लैटिन भाषा है उसके सोलम शब्द से मिलकर बना है ये मृदा। और सोलम शब्द की बात करें कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होगा, तो दोस्तों इसका अर्थ होगा फर्श, फर्श या फ्लोर, फर्श या फ्लोर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मृदा विज्ञान में बात करें हम मृदा की, तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? यह दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है, आपको याद रखना है। और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से मिलकर बना है? तो वो है आपके सोलम। सोलम शब्द से मिलकर बना है कौन सा? मृदा। और सोलम शब्द का अर्थ क्या है? फर्श या फ्लोर। यहाँ तक तो दोस्तों बात कर ली हमने बेसिक मृदा के बारे में कि कौन सी भाषा का शब्द है, कैसा है, क्यों है। दोस्तों आपको बता दो कि हमें मृदा विज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी, हम मृदा के बारे में अध्ययन क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो यह है अध्ययन क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि जब कोई भी किसान खेती करता है तो उसकी जो आधार इकाई होती है वो क्या होती है? मृदा। अगर मानो आप सपोज करो अगर अपनी मृदा अच्छी नहीं होगी, मृदा उपजाऊ नहीं होगी, अच्छी उपज देने वाली नहीं होगी, तो किसान का खेती करने का कोई मकसद नहीं है। इसलिए खेती करने से पहले अपनी खेत की जो मृदा है उसे अच्छी तरह सुधारना चाहिए। उसका सबसे पहले आकलन कर लेना चाहिए कि हमारी जो खेत की मृदा है वो इस फसल के उपयुक्त है या नहीं है। तो इसलिए हम मृदा विज्ञान का अध्ययन करते हैं। मृदा विज्ञान दोस्तों आप जानते हो वही फसलों के उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है। बात कर ले दोस्तों यहाँ तक मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये सोलम शब्द से मिलकर बना है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। सोलम शब्द इसका अर्थ क्या है? फर्श या फ्लोर। बात करें दोस्तों नेक्स्ट मृदा की परिभाषा की बात कर ले दोस्तों कि मृदा की जो परिभाषा है वो क्या होगी। परिभाषा तो दोस्तों आपको याद रखना है मृदा है वो एक प्राकृतिक पिंड है। कैसा पिंड? प्राकृतिक पिंड है। मैं दोस्तों आपको सब डिटेल में बताऊंगा। उसके अलावा ये एक गतिशील पिंड भी है। अपन इसको प्राकृतिक पिंड या गतिशील पिंड बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें मृदा है वो पौधों के लिए पोषक तत्व, इसके अलावा खनिज लवण उसका एक भंडार है। क्या है दोस्तों? भंडार। ठीक है, अब बात करें कैसे है ये सब। तो बात करें दोस्तों मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक पिंड कैसे है मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मृदा की उत्पत्ति हुई है वो प्राकृतिक रूप से हुई है। मृदा को हम कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते। आपको ये याद रखना है कि मृदा को कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता। मृदा कैसे? प्राकृतिक रूप से इसका निर्माण होता है। अब प्राकृतिक रूप से कैसे होता है आपको, तो दोस्तों आपको याद रखना है जो मृदा का निर्माण होता है वो किससे होता है? चट्टानों के अपक्षय से या चट्टानों के अपघटन से। चट्टानों के टूटने से जो चट्टानें हैं वो बारीक बारीक छोटे छोटे कणों के रूप में टूटती हैं और उनके अपघटन से किसका निर्माण होता है? मृदा का। इसलिए मृदा एक क्या है? प्राकृतिक पिंड है। वहीं बात करें दोस्तों मृदा इसके अलावा गतिशील पिंड है। गतिशील पिंड कैसे? आपको याद रखना है कि जैसे मृदा है उसके ऊपर
मृदा का निर्माण लगातार निरंतर होता रहता है। जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया है वो निरंतर होती रहती है, इसलिए एक गतिशील पिंड है। मतलब मृदा के ऊपर जो इनकी परतों का निर्माण है वो लगातार होता रहता है, इसलिए ये एक गतिशील पिंड है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मृदा निर्माण में 1 सेंटीमीटर परत, अगर मृदा निर्माण में 1 सेंटीमीटर परत का निर्माण होता है तो उसमें कितना समय लगेगा, आप बताओ एक बार। तो दोस्तों मृदा निर्माण के अगर 1 सेंटीमीटर परत का भी निर्माण हो रहा है ना, तो उसमें कम से कम 800 से हजारों वर्षों का समय लगेगा। याद रखना, इतनी धीरे धीरे मृदा का निर्माण होता है। जो 1 सेंटीमीटर परत है ना, उसका निर्माण भी 800 से 1000 वर्षों में होगा। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम कि मृदा पोषक तत्वों के लिए, मृदा पौधों के लिए पोषक तत्व खनिज लवण का एक भरपूर भंडार है। ये कैसे दोस्तों, आपको पता है कि जब हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो अपने जो पेड़ पौधे हैं वो अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं? जमीन से। जमीन से कैसे प्राप्त करते हैं? पौधों को अपन दोस्तों वैसे तो सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं। इसके अलावा पौधे जो जल है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृदा से, क्योंकि मृदा के अंदर भी जल उपस्थित होता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों वायु की, मृदा के अंदर वायु होती है, तो पौधे जो वायु है वो भी कहाँ से? मृदा से प्राप्त करते हैं। बात करें दोस्तों खनिज लवणों की, मृदा के अंदर बहुत मात्रा में, बहुत तो नहीं, मृदा के अंदर वैसे पर्याप्त खनिज लवण मिल जाते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा पोषक तत्व मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो एक पौधा है उसके लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। वो तो पौधे को किसी भी हालत में चाहिए। अगर उसकी अच्छी वृद्धि करवानी है तो आपको मृदा से क्या क्या मिलेगा? पौधों के लिए जल प्राप्त हो जाएगा, खनिज लवण प्राप्त हो जाएगा, पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी वायु है, जो भी मृदा को आवश्यक मटेरियल है, वो कहाँ से? मृदा से प्राप्त हो जाएगा। अब बात कर ले हम इसकी परिभाषा की। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, गतिशील पिंड है, तथा इसके अलावा ये पौधों के लिए पोषक तत्वों की जननी है। ठीक है, आपको ये इसकी परिभाषा है, सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, आपको बताना है दोस्तों जो मृदा विज्ञान के जनक हैं वो किसे कहा गया है? बताओ दोस्तों, आपको बताना है जो मृदा विज्ञान के जनक हैं, फादर ऑफ सॉइल साइंस, या आप बोल सकते हो फादर ऑफ सॉइल, मृदा के जनक किसे कहा गया है? फटाफट से बताओ। तो आपको क्या क्या याद रखना है? जो फादर ऑफ सॉइल है, मृदा के जनक, मृदा के जनक कौन है? वो है आपके डॉक्टर वीवी डेकुचेव, डॉक्टर वीवी डेकुचेव। आपको याद रखना है जो फादर ऑफ सॉइल है वो कौन है? डॉक्टर वीवी डेकुचेव। ये दोस्तों जेट एग्जाम, इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है? वीवी डेकुचेव, याद रखना। दोस्तों आपने शायद एक नाम सुना होगा, आपने सुना होगा दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है बताओ? हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, पहले ये बताओ हाइड्रोपोनिक्स है क्या? इससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या पौधों की वृद्धि के लिए मृदा की आवश्यकता जरूरी है? क्या पौधे मृदा में ही वृद्धि कर सकते हैं? आप बताओ। अब बात कर ले दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो आपको याद रखना है कि यह पौधों की वृद्धि की वह तकनीक है जिसके लिए पौधे के विकास के लिए, पौधे के विकास के लिए मृदा की जरूरत नहीं होती, मृदा की जरूरत नहीं होती, अर्थात पौधों को बिना मृदा के ही उगाया जा सकता है। उस तकनीक को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। ये दोस्तों वैसे तकनीक इतनी लाभदायक नहीं है, इतनी विकसित नहीं हुई है, आपको याद रखना है। दोस्तों हमने कौन कौन से टॉपिक पे बात कर ली? मृदा क्या है ये हमने पढ़ लिया, मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई है, किन किन शब्दों से हुई है ये भी हमने पढ़ लिया, मृदा की परिभाषा पढ़ ली। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मृदा विज्ञान की शाखाएं, कि मृदा विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं। आपको बताना है दोस्तों मृदा विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं, बताओ एक बार।
चलो मैं आपको बता दूं, मृदा विज्ञान की वैसे मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। कितनी? 2। फर्स्ट शाखा की बात करें हम, वो है अपने पेडोलॉजी। क्या है? पेडोलॉजी। और दूसरी शाखा है वो क्या है? इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है जो 2 शाखाएं कौन कौन सी है? फर्स्ट है पेडोलॉजी और दूसरी है एडोफोलॉजी। अब आपको बताना है कि किस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ एक ट्रिक से याद करना है। पेडोलॉजी में दोस्तों क्या आ रहा है? पेड़। क्या आ रहा है? पेड़। तो आपको याद रखना है कि इस शाखा में पेड़ से किसी का संबंध नहीं होगा। पेड़ से, पौधे से किसी का संबंध ज्ञात नहीं किया जाएगा। तो इस शाखा में किसका अध्ययन किया जाएगा? इस शाखा में अध्ययन किया जाएगा मृदा की उत्पत्ति। ठीक है, कि मृदा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। उसके अलावा मृदा का प्रकार। आपको पता है दोस्तों, मृदा की उत्पत्ति चट्टानों से हुई है। जिस तरह विभिन्न विभिन्न चट्टानों के अपघटन से विभिन्न विभिन्न प्रकार की मृदाएं निर्माण होती है, उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? पेडोलॉजी में। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, जो मृदाओं का वर्गीकरण है, वर्गीकरण, विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्गीकरण किस शाखा में किया जाता है? पेडोलॉजी की शाखा में। अब बात कर ले दोस्तों हम नेक्स्ट, इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको याद रखना है, इडेफोलॉजी में मृदा का जो पौधों से संबंध है वो किस में ज्ञात किया जाता है? इडेफोलॉजी में। कैसे? कि मृदा के लिए, पौधे के लिए मृदा में जो भी पोषक तत्व हैं उनका अध्ययन। इसके अलावा दोस्तों बात करें, जितने भी खनिज लवण हैं मृदा में पौधों के लिए, उनका अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? एडोफोलॉजी में। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें पेडोलॉजी आ रहा है तो इसमें पेड़ से या पौधे से कोई संबंध नहीं होगा, आपको ये याद रखना है। और एडोफोलॉजी में मृदा का पौधों से जो संबंध है उसका अध्ययन किस में किया जाता है? एडोफोलॉजी में। ये दोस्तों आपकी 2 शाखाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बात कर ले दोस्तों इसके संगठन की, कि मृदा का संगठन किस प्रकार है। इससे पहले हम इसको साफ कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मृदा के संगठन में एक तो दोस्तों कुल ठोस पदार्थ होता है। कुल ठोस पदार्थ आपने देखा होगा दोस्तों, जो मृदा है उसके जो कण हैं, जितने बारीक कण होंगे उसके अंदर उतना ही रंध्रावकाश रहेगा। मतलब दोनों कणों के मध्य की दूरी उतनी ज्यादा रहेगी। तो मृदा निर्माण में देखो क्या क्या मेन चीज है, बात कर लेते हैं हम। मान के चलो ये अपनी मृदा है, ये मृदा है, तो इसके निर्माण में देखो आपको क्या क्या याद रखना है। मृदा निर्माण का जो 50% हिस्सा होता है वो तो कैसा होता है? ठोस। कैसा? ठोस, आपको याद रखना है। और जो 50% हिस्सा होता है वो कैसा होता है? रंध्रावकाश, मतलब खाली। रंध्रावकाश मतलब खाली हिस्सा होता है। जो मृदा के एक कणों से दूसरे कणों की दूरी है उसे कहते हैं रंध्रावकाश। और जो ठोस पदार्थ है, ठोस मटेरियल है, वो कितना होता है? 50%। अब दोस्तों ठोस पदार्थों में हम यहाँ भी बात कर लें कि जो ठोस पदार्थ में आपको याद रखना है, जो 45% भाग वो तो किसका होता है? खनिज लवणों का। जो 45% हिस्से में क्या पाए जाते हैं? खनिज लवण। इसके अलावा बात करें, मात्र 5% ठोस पदार्थों में क्या पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ। ये दोस्तों एग्जाम में भी पूछा गया था, जेट एग्जाम में, सुपरवाइजर एग्जाम में, कि मृदा के संगठन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। तो आपको बताना है कितना? 5% याद रखना है। और अगर खनिज लवण पूछ ले तो कितना? 45%। और अगर आपसे पूछ ले कुल ठोस पदार्थ कितना होता है, तो वो होता है 50% पूरा। अब बात कर ले रंध्रावकाश में क्या क्या होता है। तो रंध्रावकाश में होता है आपके 25%। तो आपको याद रखना है जल। जो खाली स्थान होता है उसमें क्या होता है? जल। 25% जल। इसके अलावा बात करें 25% की, तो वो क्या होती है दोस्तों? वायु। 25% जल और 25% वायु, ये आपके रंध्रावकाश में पाया जाता है। इसके अलावा ठोस जो पदार्थ होता है उसमें 45% तो खनिज लवण होता है और 5% आपके कार्बनिक पदार्थ होता है। ये आपका हो गया। इसी तरह जो मृदा का संगठन है,
मृदा संगठन में 4 अवयव हैं। कौन कौन से अवयव हैं? फर्स्ट बात कर ले खनिज लवण की, याद रखना खनिज लवण कितना है आपके 45%। उसके अलावा बात करें कार्बनिक पदार्थ की, जो दूसरे नंबर का अवयव है कार्बनिक पदार्थ, वो आपके कितना है? वो है आपके 5%। इसके अलावा जो अपना तीसरा अवयव है वो कौन सा है? जल, मृदा जल, वो कितना है? वो है आपके 25%। और जो वायु है मिट्टी में वो कितनी है? 25%। तो अगर आप इसको टोटल करोगे तो आपके कितना है? 100%। मतलब मृदा में कितना संगठन है? 100% में ये 4 अवयव हैं। खनिज पदार्थों का 45%, कार्बनिक पदार्थों का 5%, और जो मृदा जल है 25%, और जो मृदा वायु है वो 25%। ये आपका टॉपिक हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, एक तो होती है मृदा में वायु की मात्रा, मृदा में और एक वायुमंडल में, ये दोनों अलग अलग हैं। आपको याद रखना है कैसे, आपने पहले पढ़ लिया होगा। ये है दोस्तों वायुमंडल, ये वायुमंडल है और ये आपकी मृदा, आपको याद रखना है। ये है वायुमंडल और ये आपकी मृदा। तो आपको बताना है सबसे पहले तो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है आपको बताओ। तो बात करें वायुमंडल में तो ये आपको सभी को पता होगा कि 79%, 79%। और वायुमंडल में अगर आपसे पूछ ले O2 की मात्रा कितनी होती है, ऑक्सीजन की मात्रा, तो आप कितनी बताओगे? 21%। 21%, आप 21% बोल सकते हो, या जो एग्जैक्ट है वो है 20.9%। इसका जो एवरेज रेशो है वो ही 21% आएगा। और बात कर ले CO2 की, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो होती है 0.03%। आपको ये तो वायुमंडल का याद रखना है, ठीक, 0.03%। अब बात करें वहीं हम मृदा में, तो मृदा में थोड़ा वैसे तो इसी अनुपात में होते लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है। अगर आपसे पूछ ले कभी गहराई से, तो वो कैसे पूछेगा कि जो मृदा में नाइट्रोजन है वो कितनी पाई जाती है। तो बात करें हम मृदा में नाइट्रोजन की, तो वो है 79.2%। आपको याद रखना है 79.2%, मतलब वायुमंडल से थोड़ी सी ज्यादा अनुपात में। और बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन की, O2 की, तो वो है आपके 20.6। कितना? 20.6। अगर जो करंट पूछ ले आपसे कि जो फिक्स अनुपात में बताओ कितनी है, तो आपको दोस्तों वायुमंडल में तो बतानी है 20.9, मतलब 21%, और इसमें बतानी है 20.6%। और वहीं बात कर ले हम CO2 की, CO2 कितनी पाई जाती है, तो आपको याद रखना जो वायुमंडल है उसका लगभग 10% ज्यादा, 10% ज्यादा मृदा में CO2 पाई जाती है। तो कितनी? 0.3%। ये आपके वायुमंडल में CO2 पाई जाती है। यहां तक हो गया। अब दोस्तों बात कर ले थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। दोस्तों आपको बताना है कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान से सुने प्रश्न को, मृदा दिवस कब मनाया जाता है बताओ। ये तो यार हमारा भाई डस्टर भी थोड़ा लोकल ही है, क्या करे भाई, गरीब आदमी कर रहे हैं टाइम पास। चलो आप तो बताओ, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो कि मृदा दिवस वो है वो कब मनाया जाता है। बात करें मृदा दिवस की, तो आपके मृदा दिवस मनाया जाता है वो है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर। इसके अलावा एक और प्रश्न बनता है आपके यहाँ से कि विश्व मृदा अंतरराष्ट्रीय दिवस, क्या? विश्व मृदा, अब ये है मृदा अंतरराष्ट्रीय वर्ष। मृदा अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन सी है? हाँ, कौन सा घोषित किया गया है मृदा अंतरराष्ट्रीय वर्ष? तो आपको बताना है वो है आपके 2015। कौन सी? 2015। आपको ये दोनों याद रखना है कि विश्व मृदा दिवस और विश्व वो मृदा अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन सा है, वो है 2015। अब अंतरराष्ट्रीय वर्ष में देखो, एक तो ये मृदा अंतरराष्ट्रीय वर्ष है, इसके अलावा बात कर ले कि उद्यान अंतरराष्ट्रीय वर्ष,
उद्यान अंतरराष्ट्रीय वर्ष वो कौन सा है आपके? वो है 2012। कौन से? 2012। इसके अलावा बात करें उद्यान अंतरराष्ट्रीय वर्ष के अलावा, तो अगली अपने दलहनी अंतरराष्ट्रीय वर्ष वो आपके कौन सी है? वो है आपके 2016। और दोस्तों अभी एक लेटेस्ट प्रश्न बना है कि ऊंट अंतरराष्ट्रीय वर्ष, ऊंट अंतरराष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो आपको याद रखना है वो है 2024। 2024। आपको ये भी याद रखना है कि इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। किसको? ऊंट। और ऊंट अंतरराष्ट्रीय वर्ष पूछ ले तो वो कब है? 2024। इसके अलावा कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? तो वो है आपका सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड या मृदा स्वास्थ्य कार्ड। आपको बताना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है उसकी शुरुआत कब हुई? बताओ। आपको बताना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड है योजना, उसकी शुरुआत कब हुई? तो उसकी शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015। कब? 19 फरवरी 2015। कहाँ पे हुई थी? बात कर ले कि कहाँ पे हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? कहाँ पे हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी। अभी मैंने यहाँ पे श्री नहीं लगाया तो भैया आप गुस्सा मत दो, थोड़ा जगह इतनी है तो आप समझ लीजिए। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? 19 फरवरी 2015 को। राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले हुई थी? तो वो है आपके श्री गंगानगर। कब हुई थी? 2015। और गंगानगर की कौन सी तहसील है? वो है आपके तहसील सोजनगढ़। गंगानगर की जो तहसील है वो कौन सी है? सूरतगढ़। अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट बार कहाँ पे हुई थी तो वो गंगानगर की कौन सी तहसील? सूरतगढ़। आपको याद रखना है। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको साफ नहीं दिख रहे तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हो, वरना जो मैं बोल रहा हूँ आप हैंड टू हैंड उतार के भी देख सकते हो। इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, मैं आपको बता दूंगा अगर कोई और इम्पोर्टेंट